हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं इंस्पायर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जाना, हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में समझा कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। फंडामेंटल राइट्स आपको पता चला कि एक ऐसा अधिकार जो हमारे संविधान में उल्लिखित है, हमारे संविधान में लिखा गया है, हमारे संविधान में इसको मेंशन किया गया है, जिसके तहत हम किसी भी आर्बिट्ररी यानी कि किसी भी ऐसी सत्ता से हम अपने आप को बचा सकते हैं जो हमारे ऊपर निरंकुश तरीके से हमारे ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो है किसी प्रकार का अगर वो ऐसा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने की कोशिश करता है जिससे कि व्यक्ति के लिबर्टी और व्यक्ति के फ्रीडम पे जो है बिल्कुल एक उसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो वैसे अधिकारों को हम लोग क्या बोले? फंडामेंटल राइट्स बोले। आज के इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के काइंड्स जानेंगे। कितने काइंड्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली देखिए, आपको मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया कि फंडामेंटल राइट्स जो थे स्टार्टिंग में वो 7 फंडामेंटल राइट्स थे। कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन क्या किया गया कि उनमें से जो एक फंडामेंटल राइट्स है जिसका नाम है राइट टू प्रॉपर्टी, क्या नाम है? राइट टू प्रॉपर्टी, उसको क्या कर दिया गया? इस फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया, यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इस राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था पहले, उसको क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया और इसको आर्टिकल 300A के तहत 300A के तहत जो है इसको क्या कर दिया गया? इसको लीगल राइट घोषित कर दिया गया। कौन सा राइट घोषित कर दिया? लीगल राइट। समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में दिया हुआ है वो क्या था। आज हम लोग काइंड्स देखेंगे। तो बेसिकली जो है हम लोग 6 प्रकार के जो है फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स के 6 प्रकार कौन कौन से हैं। आपको ये भी पता है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से 35 यानी 12 to 35 के बीच में जो है, यानी कि 12 से लेकर 35 आर्टिकल 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कशन करता है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। उनमें से जो पहला हमारा राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी। क्या है बेटा? राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक जो है मेंशन किया हुआ है। राइट टू इक्वालिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं समानता का अधिकार, यानी कि समानता का अधिकार। दूसरा जो है हमारा वो क्या है? राइट टू फ्रीडम, यानी कि आज़ादी, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से लेके जो है वो बेटा 22 तक मेंशन किया हुआ है। समझ में आई मेरी बात? इसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके? शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 23 और 24 जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में डील करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 देखा। राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 के बीच तक है। याद रखो, फिर से समझो, बार बार समझो। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18 है ना, यानी कि 12 से 35 के बीच तक, जिसमें कि 12 और 13 जो है वो स्टेट के बारे में बताता है, लेकिन जो मुख्यतः जो है 14 से जो है वो बताता है। मैं आपको 12 और 13 आर्टिकल भी बताऊंगा, लेकिन आर्टिकल 14 से 18 जो है वो हमारा राइट टू इक्वालिटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम है, जो कि 19 से 22 है, इसको बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 और 24 बताता है। इसके बाद आता है चौथा जो है वो हमारा क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 यानी 25 से लेके 28 तक जो है क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है। इसके बाद आप देखोगे बेटा कि हमारा क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, है ना। कौन सा बेटा? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, जो कि हमारा आर्टिकल 29 और 30 जो है ये डील करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसके बाद आप देखोगे बेटा एक लास्ट जो है वो हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि हमारा आर्टिकल कहाँ तक डील करता है बेटा? कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल
आर्टिकल 32 जो है वो हमारा क्या करता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बताता है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है बेटा, है ना, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स जो है हम लोग बेटा यहाँ पे हमने देखा। अब हम एक एक जो है फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, एक एक फंडामेंटल राइट्स के बारे में। सबसे पहले हम जो है आर्टिकल क्या बोलते हैं, अगर हम क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के काइंड से कर रहे हैं तो पहले फंडामेंटल राइट्स ही कर लेते हैं। उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के ऊपर कि ये दोनों आर्टिकल्स क्या कहना चाह रहा है। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल समझते हैं आर्टिकल 14 से लेके जो हमारा 32 तक है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फिर आर्टिकल 34 और 35, 33 और 34, 35 अलग है, वो भी मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार। ठीक है, अब ये आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच में कौन सा अधिकार, कौन सा राइट है बेटा, कौन सा राइट है, राइट टू इक्वालिटी। अब इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि हमारे देश में रह रहे सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार है। यानी कि यहाँ पे जब समानता की बात आती है बेटा तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि नो डिस्क्रिमिनेशंस, है ना, कि हमें हमारे व्यक्तियों के साथ, लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। ठीक है, यहाँ पे जो है सब लोग क्या है, कानून के नज़र में बेटा सब लोग समान है। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, और सभी को कानून की सुरक्षा प्रदान करने का जो है यहाँ पे बात किया गया है। सभी को कानून से सुरक्षा लेने का अधिकार है, सभी को जो है कानून के नज़र में समान दृष्टि से देखने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि अगर कोई व्यक्ति मर्डर करता है, अगर कोई बड़ा आदमी है, लाइक जैसे कि मान के चलते कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने मर्डर किया तो उनको फांसी की सजा नहीं होगी या उनके लिए कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, और जो आम आदमी किया उसके लिए कानूनी कार्रवाई होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। कहने का मतलब ये हुआ कि वो चाहे आम आदमी हो या चाहे वो सेलिब्रिटीज हो या कोई भी हो, एक्सेप्ट राष्ट्रपति। जब मैं कुछ एक्सेप्शन बताऊंगा तो उसमें भी आपको आगे बताऊंगा कि कुछ ऐसे संवैधानिक पद पे जो लोग हैं उनको कुछ जो है विशेषाधिकार, उनको मतलब ऐसा जो है इनको ऐसा मतलब छूट दिया गया है कि वो लोग इन चीज़ों से बिल्कुल दूर है। ठीक है, तो कुछ कारण, कुछ रीजंस ऐसा रखा गया, मैं वो भी बताऊंगा। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है वो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक जो है वो राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताता है, यानी कि समानता के बारे में बताता है, इक्वालिटी के बारे में बताता है। इसके बाद जो हमारा आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 क्या करता है, सबसे पहले आर्टिकल 14 की बात करते हैं। आर्टिकल 14 कहता है बेटा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या बोलता है बेटा, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। समझ में आ रही है मेरी बात, कि कानून के नजर में सब लोग क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के नजर में सब लोग क्या है, समान है, और सभी को क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाता है कानून का, यानी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, कानून के नजर में सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है। अब आर्टिकल 14 क्या कहता है बेटा, आर्टिकल 14 बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन on grounds of religion, race, caste, sex और place of birth। यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर, उसके रेस यानी नस्ल के आधार पर, उसके जाति के आधार पे, उसके लिंग के आधार पर या उसके जन्म स्थल के आधार पर आप किसी व्यक्ति के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। आप उसको, उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। समझ में आ रही है मेरी बात। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि अपने से दूसरे को क्या समझना, इंफीरियर समझना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव, अपने आप को सुपीरियर समझना और दूसरे को इन्फीरियर समझना, दैट इज कॉल्ड बेटा डिस्क्रिमिनेशन। तो कहने का मतलब आर्टिकल 15 क्या बोलता है बेटा, आर्टिकल 15 बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पे, उसके नस्ल के आधार पे, उसकी जाति के आधार पे, उसके लिंग के आधार पे या उसके जन्म स्थल के आधार पे आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये यहाँ पे हो गया। इसके अलावा मैं आगे और अच्छे से विस्तृत में आपको बात करूंगा, बताऊंगा कि ये क्या है। अब ऐसा नहीं कि
यहाँ पे जब डिस्क्रिमिनेशंस की बात हुई तो सरकार जो है सबको एक नज़रिए से देखेगी, ठीक है, सरकार एक नज़रिए से एक हिसाब से देखेगी, लेकिन उसके काम के हिसाब से। अगर कोई बंदा ग्रुप डी में नौकरी कर रहा है तो उसको आईएएस वाली सैलरी तो नहीं देगी सरकार, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार उसके साथ भेदभाव कर रही है। नहीं, यहाँ लिखा है, साफ साफ लिखा है कि ऑन ग्राउंड ऑफ, यानी कि कुछ ऐसे ग्राउंड हैं जिसके आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, वो चाहे स्टेट के द्वारा चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा। समझ में आ गई मेरी बात। अब आर्टिकल 16 पे आते हैं। आर्टिकल 16 कहता है बेटा, आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जन रोजगार के अगर मैटर्स की जो बात आती है तो वहाँ पे सभी को समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी कोई छोटी जाति है या किसी खास वर्ग के लोग हैं तो उनको सरकार क्या कर रही है, उनको सरकार मुहैया करा रही है, उनको जो है हर कुछ प्रोवाइड कर रही है, और बाकी अलग जो व्यक्ति हैं उनको जो है उन चीज़ों से वंचित रख रही है, उनको डिप्राइव कर रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया। अब देखो कहीं कहीं क्या होता है बेटा कि सरकार क्या करती है कि व्यक्ति के उसके काम के हिसाब से, उसके जॉब के पोजीशंस के आधार पे सरकार क्या करती है, उनको बहुत तरीके की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराती है। मैंने बोला ना, सिंपल एग्जांपल मैंने दिया कि जो ग्रुप डी में जो नौकरी कर रहे हैं या जो एक आईएएस की नौकरी कर रहे हैं, दोनों के काम के जो एक डिवीजन है, दोनों का जो वर्क ऑफ डिवीजन है, वो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो सरकार उनको उसके हिसाब से, उनके मेहनत के हिसाब से उनको क्या करेगी, उनको जो भी वेतन होगा, जो भी उनको फैसिलिटीज होगा, वो उसके हिसाब से क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। समझ में आई मेरी बात। नाउ अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि समाज में जो है ना कि अपलिफ्टमेंट के लिए कि समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़ा थे, बहुत पिछड़े वर्ग थे, तो उनको अपलिफ्ट करना है समाज में। तो अपलिफ्टमेंट के पर्पज से क्या किया गया, रिजर्वेशंस लाया गया, यानी कि नौकरी को मद्देनजर रखते हुए, नौकरी को देखते हुए, ठीक है, क्या किया गया, इलेक्शंस को देखते हुए क्या किया गया, सरकार क्या की रिजर्वेशन लेकर आई। और जैसे कि मंडल कमीशन की मैं बात बताऊंगा, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि कैसे मंडल कमीशन के तहत जो है ओबीसी, क्योंकि हमारा समाज क्या है, हमारे समाज में लोगों का क्या है, कैटेगराइजेशन रिजर्वेशन के हिसाब से, कुछ जनरल में है, कुछ ईडब्ल्यूएस में है, कुछ ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हैं, कुछ लोग जो है शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं, कुछ लोग शेड्यूल कास्ट में आते हैं। तो हर लोगों का आप देखोगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि सब लोग रिजर्वेशंस अलग अलग हिसाब से, जैसी कैटेगरी है उसके हिसाब से सब लोग क्या करते हैं, सब लोग अपना ये करते हैं, अपना रिजर्वेशंस की बात करते हैं और उसका फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब आर्टिकल जो हमारा ये मैं अभी बताया कि आर्टिकल जो हमारा 16 था वो क्या बताता है बेटा, वो बताता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जन रोजगार के मैटर्स में सभी को समान रूप से क्या है, अवसर मिलना चाहिए काम का, ठीक है। अब आर्टिकल 17 की बात करता हूँ बेटा। आर्टिकल 17 कहता है बेटा, आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 कहता है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, कि किसी भी प्रकार से अबॉलिशन का मतलब उन्मूलन, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आप किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकते हो, या ऐसा करना ये प्रोहिबिटिंग है, ठीक है, ये प्रोहिबिटिंग है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो किसी व्यक्ति के साथ। जैसे कि पहले होता था ना कि जो नीची जाति के लोग होते थे, आप इसके ऊपर कुछ मूवीज भी आप देख सकते हो, जैसे कि एक मांझी मूवी आया था, आप उसमें भी देखोगे कि कैसे वो बंदा बाहर से आता है, भले वो शहर में रह रहा हो, लेकिन जब बाहर से लौटता है तो उसके गाँव की जो एक, क्या उसको कह सकते हैं, गाँव की जो एक उनकी जो लोगों की अवधारणा है, ठीक है, गाँव में जो लोगों का एक मेंटालिटी है,
तो वो चीज़ कहीं ना कहीं लोगों को जो है प्रभावित करती थी। जो नीची जात के लोग होते थे वो क्या कर सकते थे, वो गांव में एक ही कुएं में, मतलब ऊंची जात और नीची जात के लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, नल चापाकल जो भी होते थे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि अलग अलग तरीके से जो है ना, अलग अलग तरीके से पहले डिस्क्रिमिनेशन किए जाते थे, छुआछूत किया जाता था लोगों के साथ। अगर कोई व्यक्ति किसी को टच कर देता था जो कि नीची जाति का है तो पूरा मतलब एक अलग माहौल क्रिएट हो जाता था, ऐसा करके कुछ। ठीक है, तो सरकार ने इस पे पाबंद लगाया। समझ में आई मेरी बात? ये आर्टिकल 17 हो गया। अब आर्टिकल 18 आता है। आर्टिकल 18 अभी मैं आपको बताऊंगा, इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा कि कैसे आपको याद करना है, आप कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। और फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ना है तो आपको सबसे पहले ये सारे 6 फंडामेंटल राइट्स को दिमाग में सेट कर लो। जब आपको ये 6 फंडामेंटल राइट्स आप दिमाग में सेट कर लोगे, देन यू विल गेट टू नो कि हाँ, एंड इट्स रियली ट्रू कि जब हमने याद कर लिया ये पूरे फंडामेंटल राइट्स को लाइन बाई, बिल्कुल क्रम वाइज, तो हमें इसके डिटेलिंग्स को जानना और समझना मेरा बहुत ज़्यादा आसान हो गया। ठीक है, तो आर्टिकल 18 बोलता है क्या कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स का मतलब किसी को, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे राजा राम मोहन रॉय बोलते थे, है ना, ऐसे रॉय वगैरह करके हम कुछ टाइटल देते थे। तो ये जो है ना, ये पहले अंग्रेज क्या करते थे, किसी भी व्यक्ति को जो उस पद पे होता था तो अपने हिसाब से टाइटल दे देते थे। आज ऐसा आप टाइटल नहीं दे सकते हो एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक। मिलिट्री और एकेडमी से सूबेदार वगैरह जो होता है तो उसमें आप टाइटल दोगे तो कोई उसमें रोक नहीं है। लेकिन अगर ये मिलिट्री और एकेडमिक्स को छोड़कर अगर आप किसी भी प्रकार से लोगों को अगर आप टाइटल देने की कोशिश करते हो तो आप इस पे आपके लिए क्या है, इस पे रोक लगा गया है। इस पे आप अगर करोगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो हमने क्या देखा, राइट टू इक्वालिटी देखा, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। इसका एक शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाया था ईपीआ, 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 ठीक है, EPEAA। ई से क्या हो गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक। पी से क्या हो गया, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ। ई से क्या हो गया, ई से हो गया इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ए से क्या हो गया, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। और फिर ए से क्या हो गया, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। ये हो गया। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल नंबर 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये हो गया 17 और ये हो गया 18। तो इस प्रकार से हमने देखा बेटा कि राइट टू इक्वालिटी क्या कहता है। समझ में आई मेरी बात? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है बट डोंट वरी, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और बहुत ज़रूरी है पढ़ना, है ना, पेशेंस रखना ही पड़ेगा आपको समझने के लिए। चलिए आगे की अब हम जो राइट्स देखते हैं वो क्या है, राइट टू फ्रीडम। अब हम लोग देखते हैं राइट टू फ्रीडम। अभी तक हमने क्या देखा, राइट टू इक्वालिटी। अब हम लोग क्या देखेंगे, राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ये आर्टिकल 19 से लेके 22 तक जो है किस विषय में, यानी स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जो है डील करता है। इसमें सबसे पहला जो आता है हमारा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में क्या बोलता है, आर्टिकल 19 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग, किस संबंध में, रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि भाषण देने का और अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का आपके पास क्या है, आजादी है। लेकिन आपको फंडामेंटल राइट्स का, मैंने क्या बताया कि फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों? इस पे कुछ कुछ लिमिटेशन इम्पोज किए गए हैं। अब ऐसा नहीं कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दिया गया, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे दिया गया और आप इस फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति की मान हानि कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के आप डिग्निटी पे आप हमला कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के मान मर्यादा को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी हर बातों को रख सकते हैं, लेकिन एक
नियमित रूप से, एक ऐसे व्यवहार से जिससे कि सामने वाला पे असर भी पड़े और वहां पे कुछ सुनवाई भी हो सके, उनके किसी भी उनके मर्यादा का, उनकी मान मर्यादा को ठेस ना पहुंच सके। समझ में आ रही है मेरी बात? तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल 19 का पहला क्लॉज बोलता है इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके बाद बोला कि फ्रीडम ऑफ असेंबली, आप असेंबली सभा करने का आपके पास छूट है, आपके पास सभा करने की स्वतंत्रता है, लेकिन आपको सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप सभा कर रहे हो और उन सभा के चक्कर में आप कहीं प्रोटेस्ट में आप बैठे हो, आप कुछ लोगों के साथ आप नेतृत्व कर रहे हो उस प्रोटेस्ट का, और आपकी उस असेंबली की वजह से, उस सभा की वजह से हमारे जो एरिया है, हमारा जो एरिया है, जो डिस्ट्रिक्ट है या जो भी सिटी है, वहाँ पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, वहाँ पे कुछ ऐसा अराजकता का माहौल पैदा हो जाए, वहाँ पे कुछ दंगे फसाद की ऐसा कुछ आप ऐसा भाव बोल दिए जिससे कि दंगा फसाद होने का चांसेस है, तो ऐसे चीज़ों पे आपको रोक लगाया जाता है। ये सब जो है कुछ कुछ जो है ना, आपको यहाँ पे लिमिटेशंस, यानी कि कुछ कुछ रोक है। लिमिटेशंस का मतलब रोक। तो आर्टिकल 19 का जो क्लॉज बी है वो बोलता है कि ये कहता है कि आपको असेंबली करने का आपके पास स्वतंत्रता है, आप किसी भी असेंबली को, आप सभा को कर सकते हो। तीसरा बोलता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आप किसी भी एसोसिएशंस को कर सकते हो, कोई भी आप एसोसिएशन बना सकते हो, आप किसी भी आप ऐसे दल का गठन कर सकते हो जो कि देश हित के प्रति बात करे, देश के प्रति बात करे, देशद्रोही ना हो, देश के अगेंस्ट ना हो। इसके बाद आप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आप देश के अंदर कहीं भी आप मूवमेंट कर सकते हो, किसी भी जगह जा सकते हो। ऐसा इसलिए कहा गया कि इससे आपको एक नेशनलिस्टिक फीलिंग्स आए, आपके अंदर जो है एक नेशनलिस्टिक प्राइड का आपके अंदर एक फीलिंग्स आए कि नहीं, मैं अपने देश का हूँ। आप किसी भी कोने में, देश के किसी भी कोने में बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट के आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, आप विजिट कर सकते हो, आपको किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है। इसके अलावा आप देखोगे बेटा कि फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, आप देश के किसी भी कोने में आप क्या कर सकते हो, आप निवास कर सकते हो, आपको जहाँ रहना है, कहीं आप परमानेंट आप रिजाइड करते हो, कहीं पे आप कुछ टेम्पररी टाइम्स के लिए आप रिसाइड करते हो। इसके बाद आर्टिकल जो हमारा बोलता है 19 का जो क्लॉज 5 वो बोलता है फ्रीडम ऑफ, क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ बोलता है बेटा आपका प्रोफेशन, है ना। तो आप किसी भी रेजिडेंस हो गया, फिर आप किसी भी प्रोफेशंस को कर सकते हो। प्रोफेशंस का मतलब आप किसी भी पेशा को आप अपना सकते हो। आपको पढ़ाने का मन है, आप पढ़ा सकते हो, आप मेडिकल लाइन में जाना सकते हो, आप जा सकते हो, आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, आप जा सकते हो। ऐसे कई सारे ऐसे तमाम चीज़ हैं जिसको कि आप कर सकते हो। तो ये इस चीज़ का आपको क्या है, आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है संविधान के द्वारा, ठीक है। तो ये आर्टिकल 19 के बारे में, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू फ्रीडम का जो ये जो पहला आर्टिकल है 19, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, बहुत डिटेलिंग करूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल 19 क्या बताना चाह रहा है, राइट। इसके बाद आप देखोगे कि आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो आगे जो वीडियो, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं आप लोग को मिलूंगा और आप लोग को बताऊंगा फिर कि आगे जो है राइट टू फ्रीडम जो है उसमें हमें क्या फिर देखना है। आगे फिर हम देखेंगे कि और आर्टिकल्स कैसे डील की जाती है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आगे पढ़ते रहे, वीडियो में बने रहे।